वो स्टेटमेंट वाइज वाला एग्जांपल है जी। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उस गिवन स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में आपने खुद से इनइक्वालिटीज भी बनानी है और खुद से वो जो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उसका एक्सप्रेशन भी बनाना है। तो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाला दिया गया है, सिर्फ इतना ही फर्क है जी। अब यहां पे आपको इनइक्वेशंस और जो चीज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करनी है वो खुद बनानी है और फिर बाद में उसे सॉल्व भी करना है। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 7 है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है अभी आप खोल लीजिए, बेटर रहेगा। तो उस एग्जांपल को हम लोग डायरेक्टली रिलेट करेंगे। इस एग्जांपल में आपको स्टेटमेंट क्या दिया गया है, मैं एक बार चलो लिख ही देता हूं, थोड़ा लंबा है वैसे। क्या आप सब लोगों के पास एनसीईआरटी है, ओपन कर लिया है क्या आप लोगों ने? यस सर। अगर कर लिया तो फिर मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कर लिया है, हाँ कर लिया सर। ओपन क्वेश्चन भी लंबा ही है काफी। हाँ, क्वेश्चन बहुत लंबा है ना, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली है ना सॉल्यूशंस पे ही बात करते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक सोसाइटी है फार्मर्स की और उनके पास टोटल 50 हेक्टेयर लैंड है जी। टोटल 50 हेक्टेयर लैंड अवेलेबल है जिसपे उन्होंने 2 क्रॉप्स जो है वो उगानी है जी। एक क्रॉप एक्स है जी, क्रॉप एक्स, क्रॉप वाई, ये 2 क्रॉप्स उन्होंने उगानी है। टोटल लैंड है जी 50 हेक्टेयर। ठीक, ये इंफॉर्मेशन है। सेकंड है इंफॉर्मेशन कि अगर वो क्रॉप एक्स उगाते हैं तो क्रॉप एक्स पर हेक्टेयर जो उसका प्रॉफिट देती है दैट इज 10,500 पर हेक्टेयर, और क्रॉप वाई का जो प्रॉफिट है दैट इज 9,000 पर हेक्टेयर। ठीक, ये इंफॉर्मेशन है जी। अब साथ में उन्होंने ये बोला है कि भाई वीड्स की कंट्रोल के लिए एक लिक्विड हर्बिसाइड उन्हें डालना पड़ता है, क्रॉप एक्स पे भी क्रॉप वाई पे भी। तो क्रॉप एक्स पे जो लिक्विड डालना पड़ता है दैट इज 20 लीटर्स पर हेक्टेयर, और क्रॉप वाई पे 10 लीटर्स पर हेक्टेयर जी। और फिर फर्दर बोला है जो टोटल जो लिक्विड है वो ज्यादा से ज्यादा 800 लीटर यूज हो सकता है, उससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक, अब उन्होंने बोला है कि हमें कितनी लैंड किस क्रॉप के लिए एलोकेट करनी चाहिए और बाकी की बची हुई जो लैंड है वो दूसरी क्रॉप के लिए एलोकेट हो जाएगी। दैट मींस जो क्रॉप एक्स है उसके लिए कितनी लैंड एलोकेट करें और कितनी लैंड वाई के लिए एलोकेट करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। ये पूरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करें? आई थिंक सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 ही क्वेश्चन बन जाएंगे। सब लोगों को क्वेश्चन एक बार पता लग गया कि क्या है, कि भाई 2 क्रॉप्स उगानी है जिसके लिए टोटल लैंड की अवेलेबिलिटी 50 हेक्टेयर है। अब उनके अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉफिट दे रखे हैं कि भी पर हेक्टेयर क्रॉप एक्स का प्रॉफिट, वाई का प्रॉफिट जी। और साथ में उन्हें बोला गया है कि भाई जो भी वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ उन्हें लिक्विड यूज करना पड़ेगा और उस लिक्विड की टोटल कैपेसिटी उनके पास 800 लीटर है, और क्रॉप एक्स पे 20 लीटर पर हेक्टेयर यूज हो जाता है, वाई पे 10 लीटर पर हेक्टेयर यूज हो जाता है। तो हमें क्रॉप एक्स के लिए कितनी लैंड एलोकेट करनी है, क्रॉप वाई के लिए कितनी लैंड एलोकेट करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब इसकी इनइक्वालिटी भी आप खुद बनाएंगे और
उसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो क्रॉप एक्स है, let the land allocation for crop x is equals to x hectares और क्रॉप y के लिए जी y हेक्टेयर मान लिया गया। ठीक, तो ये तो दोनों के लिए वेरिएबल्स एज्यूम कर लिए गए हैं कि भाई जो क्रॉप x है उसके लिए x हेक्टेयर यूज हुआ है, क्रॉप y के लिए y हेक्टेयर लैंड यूज हो गई थी। अब इन वेरिएबल्स के लिए हमें बनानी है इनइक्वालिटी। सबसे पहली इनइक्वालिटी क्या होगी कि x प्लस वाई जो है वो 50 Yes, sir. x प्लस वाई विल बी लेस देन इक्वल्स टू 50, क्योंकि टोटल लैंड जो अवेलेबल है दैट इज 50 हेक्टेयर्स ही, और x क्रॉप के लिए आप x हेक्टेयर यूज कर रहे हो, y क्रॉप के लिए आप y हेक्टेयर यूज कर रहे हो, तो दोनों का जो सम है वो 50 से ज्यादा हो नहीं सकता। दिस इज फर्स्ट इनइक्वालिटी। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है? 20x plus 10. 20x तो plus क्रॉप x अगर पर हेक्टेयर 20 लीटर्स का लिक्विड यूज होता है तो x हेक्टेयर्स के लिए कितना यूज हो जाएगा? 28, 20x. और y के लिए 10y 10y. And y less than Less than equal to 800. 800. 800 से छोटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि 0 0 है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थोड़ा सिंपल टर्म्स में इस इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं। ये बन गई। ठीक, अब x जो है वो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। अब नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, क्रॉप x के लिए आप नेगेटिव लैंड है ना, नेगेटिव हेक्टेयर्स में तो बोल नहीं सकते है ना, तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सिमिलरली y विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर इसमें इक्वालिटी का कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा वैसे? इक्वालिटी का फर्क तो क्या है कि भाई इसमें इक्वालिटी में आपके एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स काउंट होंगे। सर मैं x और y में कह रहा हूँ, सिर्फ जो आपने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लिखी है उसमें मैं पूछ रहा था इक्वालिटी का सिग्निफिकेंस। तो अगर इक्वालिटी अगर 0 हेक्टेयर लैंड में नहीं एलोकेट कर सकते हम लोग, मतलब सारी की सारी हमने क्रॉप y के लिए एलोकेट कर दिया, तो वो भी तो पॉसिबल तो है ना। यस सर। हमें तो सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ेंगी ना फिर। ठीक, सही है इतना? यस सर। तो ये 4 इनइक्वालिटीज आपके लिए बन गई हैं बेस्ड ऑन दी कंडीशंस जो आपको स्टेटमेंट में दी गई हैं। अब आपको बोला गया है कि हमें कितनी लैंड एलोकेट करनी चाहिए क्रॉप एक्स को, कितनी वाई को, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो बेटा क्रॉप एक्स के लिए हमें 10,500 पर हेक्टेयर प्रॉफिट होता है, वाई के लिए 9,000 होता है, तो बेटा हमें मैक्सिमाइज किसको करना है? मैक्सिमाइज किसको करना है? z इक्वल्स टू 10,500 इंटू एक्स प्लस 9,000 इंटू by वाई। ठीक, तो बेटा ये जो सारा का सारा स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन के जो आपने कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपने बनाने हैं, कंडीशंस बनानी हैं, और फिर साथ में जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो फंक्शन लिख देना है। अब उसके बाद काम रहा सॉल्विंग का। तो सॉल्विंग का काम हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था, तो अब उसको हम लोग दोबारा से नहीं देखेंगे। इसके आगे का चीज हो जाएगी, है ना? हाँ जी, सब लोगों को समझ में आ गया ये? यस यस सर। तो ये 2 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं जी लीनियर प्रोग्रामिंग में, और बोर्ड्स में ही आना है और कहीं आना भी नहीं है, तो बोर्ड्स में डेफिनेटली क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको है ना छोड़ना मत, तो डेफिनेटली कर लेना। और इसमें जो भी आपके एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेना इसके, ठीक है? और उनमें अनबाउंडेड वाले केसेस वाले क्वेश्चन छोड़ देना। जो भी अनबाउंडेड वाले केस वाले क्वेश्चन होंगे ना उनको आप छोड़ देना, क्योंकि अनबाउंडेड अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, यस सर।
तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेटा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस। रिलेशंस टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी। रिलेशंस की चीजों को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पहले जान लेते हैं, विच इज ऑर्डर्ड पेयर्स। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर किसको बोला जाता है जी? ऑर्डर्ड पेयर्स किसको बोला जाता है? देखिए, जब भी आप इस फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। और ऑर्डर्ड और एक टर्म होता है अनऑर्डर्ड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, ऑर्डर्ड में अगर आप 1,2 लिखें या उसकी बजाय 2,1 लिखें, ये दोनों अलग अलग होंगे। देखिए, आप जब भी अगर आप 2D की बात करें, 2D ज्योमेट्री की बात करें, जितने भी पॉइंट्स आपके होते हैं, आप हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हो। वो जो हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, उनको लिखने का तरीका क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स है जी। आप किसी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखना चाह रहे हो तो वो बिना ऑर्डर्ड पेयर के आप नहीं लिख सकते इन 2D। तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके वहां पे यूज हो जा रहे हैं। और साथ में अब उसी है ना 2D ज्योमेट्री में आप देखो कि अगर आप 1,2 और 2,1 लिखें, क्या ये दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा? नो सर। ये सेम पॉइंट तो नहीं हुआ है ना। तो दैट मीन्स 1,2 और 2,1 ये अलग अलग हो गया है। मतलब ये चीज मैटर कर रही है कि भाई कौन सी वाली वैल्यू पहले लिखी गई है कॉमा के, और कौन सी वाली वैल्यू कॉमा के बाद में लिखी गई है। ये चीज मैटर कर रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या होता है कि अगर आपका कॉमा के पहला जो वैल्यू लिखा गया, कॉमा के बाद में जो वैल्यू लिखा गया है, वो अगर रिवर्स हो जाए और फिर वो दोनों रिजल्ट्स अलग अलग चीजें शो करें, रिप्रेजेंट करें, तो वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। और यहीं पे अगर अनऑर्डर्ड की बात करें, अब अनऑर्डर्ड के केस में क्या होगा? 1,2 और 2,1 ये दोनों क्या हो जाएगा जी? सेम। मतलब इनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ये चीज मैटर नहीं करेगी कि भाई पहले किसको लिखा जा रहा है। ये दोनों सेम कहलाई जाएगी। ठीक। ऑल्दो ज्यादातर केसेस में या ज्यादातर जगह पे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर ही यूज करते हैं। अनऑर्डर्ड का ऐसे हमें कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिखता। हाँ, कहीं अगर आपको डायरेक्टली ये बोल दिया जाए कि भाई इसके, मान लो कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया है और आपको बोला जाए कि भाई इसके कितने अनऑर्डर्ड पेयर हैं, डायरेक्टली अनऑर्डर्ड पेयर का अगर नाम दे दिया गया है तो आपसे क्वेश्चन है ना कुछ पूछा हो सकता है, या उसका मीनिंग आपसे ना पूछा हो सकता है। अदरवाइज अनऑर्डर्ड का कोई एप्लीकेशन नहीं है। ओके। एप्लीकेशन ऑर्डर्ड का ही रहता है। 2D में भी आप देखते हो, इसके अलावा भी और भी है ना, अगर आपको कोई दो वेरिएबल्स बोले गए हैं x और y, और आपको बोला गया कि x और y के सॉल्यूशंस बताइए, तो हम लोग उसे ऑर्डर्ड पेयर में ही रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, जिसमें पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो उसमें भी अगर मैं उसको उल्टा लिख दूं तो फिर वो है ना एक अलग ही सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो हर जगह पे जो एप्लीकेशन होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का ही होता है। अनऑर्डर्ड का एप्लीकेशन तो ऐसे दिखता नहीं है, बट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर्स। नेक्स्ट है बेटा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या है? इसका मतलब है कि भाई
अगर आपको कोई दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर है जी A1, B1, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है A2, B2। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल कहना है, अगर इन दोनों को इक्वल कहना है तो इक्वल होने के लिए क्या चीज जरूरी है? A1 equal to A2, A1 equal to A2 and A1 B1 equals equal to to A2 B2. and B1 equals to B2। yes, मतलब दोनों के जो फर्स्ट टर्म है, कॉमा के पहले जो दोनों टर्म लिखे गए हैं उनका बराबर होना जरूरी है, और कॉमा के बाद में जो दोनों टर्म लिखे गए हैं उनका भी बराबर होना जरूरी है। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तब आप बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल है जी, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। अगर उनमें से एक भी इक्वालिटी मिस हो गई, यू बोलो कि भी एक में भी ऐसा रहा गया कि भी ये बराबर नहीं है, तो आप बोलेंगे कि दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर नॉट इक्वल। जैसा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना, एक रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। आप अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर बोलना है तो हम लोग क्या कहते हैं, इनके रियल पार्ट बराबर होने चाहिए, इमेजिनरी पार्ट बराबर होने चाहिए, तब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर बोला जाएगा। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, ठीक। तो किसी दो ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर बराबर होना है तो उसके लिए जरूरी है कॉमा के पहले वाले टर्म्स, कॉमा के बाद वाले टर्म्स वो आपस में बराबर हो। एंड यहाँ पे वैसा वर्सा भी ट्रू है कि अगर आपके ये वाली इक्वालिटी होल्ड हो जाती है तो आप ऑटोमेटिकली क्या बोल देंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। ठीक है, कि अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिया गया है तो ये चीज होल्ड होगी, और अगर ये चीज दी गई है तो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होंगे। ठीक है, कितना क्लियर? नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए ये जितनी भी थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी 11th वाली ही है, इसमें अभी 12th वाला कुछ भी नहीं है। मैं पूरा का पूरा रिलेशन आपको करा रहा हूं, 11th वाला पोर्शन भी और 12th वाला पोर्शन भी। ठीक है, तो कंपटीशन के लिए दोनों ही जरूरी है, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं चीजें। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, देखिए सेट थ्योरी आप लोग जानते हो, सेट्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब जानते हो, तो मैं सेट की डेप्थ में नहीं जा रहा अभी। तो मान लीजिए आपको कोई भी दो सेट दे दिए गए हैं, सेट ए दे दिया गया है जी, मान लीजिए 1 2 3, और सेट बी दे दिया गया है आपको ए बी सी। अगर मुझे इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किससे किया जाता है, मान लीजिए मुझे ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी। इस तरीके से लिखा जाता है। यहां पे सेट जो है वो ए जो है वो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब भी मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसमें ए पहले लिखा गया है और बी बाद में लिखा गया होगा। तो अगर मैं इन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर 1, A 1, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं। और कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, देखिए जो सेट पहले लिखा गया है उसका एलिमेंट पहले आएगा, और जो सेट बाद में लिखा गया है उसका एलिमेंट बाद में आएगा। तो आप क्या करते हो, अगर आपने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो जो सेट ए का पहला एलिमेंट है वो भी इन तीनों के साथ पेयर अप होगा, मतलब 1 ए भी मिलेगा, 1 बी भी मिलेगा, 1 सी भी मिलेगा। मतलब ये तीन ऑर्डर्ड पेयर यहां पे आपको मिल जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट है सेट ए का वो भी तीनों के साथ पेयर अप होगा, एंड थर्ड एलिमेंट जो है वो भी पेयर अप होगा। तो इस तरीके से दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि एक तो इसमें यह है कि जो सेट ए का सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट्स के साथ पेयर अप हो जाते हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात, ऑर्डर्ड पेयर आपको कैसे मिलते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो
पहले वाले सेट का होगा जो उस मल्टीप्लिकेशन वाले साइन से पहले लिखा गया है, और ऑर्डर्ड पेयर में कॉमा के बाद वाला एलिमेंट कौन सा होगा, दूसरे सेट का एलिमेंट होगा जो कि क्रॉस के बाद में लिखा गया है। ठीक, तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो किसी दो सेट्स का, और दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको मिलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अब यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यहां पे 3 थे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। अब लोग जनरलाइज बात करते हैं तो मान लीजिए सेट ए में m एलिमेंट्स है और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B कितना होगा? mn तो ये एक पॉइंट बन जाता है जी कि भी ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे अगर आप किसी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो। ठीक, यहां तक क्लियर है चीजें? यहां तक क्लियर है? yes sir अब इस पे हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं और साथ में तीन का भी बात कर लेते हैं। यहां पे हमने दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करी। अब अगर हम लोग करें कि भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, मान लीजिए आपको सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है जी, छोटे छोटे ही ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं। दो एलिमेंट्स के ले लिए, ज्यादा बड़े नहीं लिए हैं। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 सेट्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर आप 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मिलेंगे। देखिए, जब 2 सेट्स का प्रोडक्ट हुआ तो पेयर्स मिले, जब 3 सेट का प्रोडक्ट होगा तो ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे। कैसे? कि ये जो 1 है, सेट ए का जो 1 एलिमेंट है, ये ए के साथ भी कनेक्ट होगा और फिर ये एक्स के साथ भी कनेक्ट होगा, तो ये एक ट्रिपलेट मिलेगा। 1A YB तो 1A YB होगा। 1B यही 1B के साथ भी कनेक्ट होगा जी, तो 1B X 1B Y। फिर ये जो 2 है वो इन सब के साथ कनेक्ट हो जाएगा जी। तो इस तरीके से अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स आपको मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो सबसे पहला वाला सेट के कॉरस्पॉन्डिंग है, जो मिडल वाला एलिमेंट है इन ट्रिपलेट वो मिडल वाले सेट के कॉरस्पॉन्डिंग है, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो सबसे लास्ट वाले सेट के कॉरस्पॉन्डिंग है इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। और इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो अगर सेट ए में p एलिमेंट्स होते, सेट बी में m एलिमेंट्स होते, सेट सी में n एलिमेंट्स होते, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स कितने होते? तीनों का प्रोडक्ट हो जाता p m, राइट? यस सर। ऑल्दो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई खास लंबा चौड़ा नहीं है तो याद रख लेंगे तो फायदा ही करेंगे। जो ज्यादातर हम लोग बात करते हैं वो 2 सेट्स के प्रोडक्ट की ही बात करते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे चलते हैं जी। प्रॉपर्टीज ये जो है ये हम लोग 2 सेट्स की ही करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, जिसमें पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज A क्रॉस B यूनियन C
मान लीजिए आपको दो सेट बी और सी दिए हैं, आपने पहले उनका यूनियन किया और उनके यूनियन करके आपने उसके यूनियन का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, तो वो किसके बराबर होगा कि भाई आप बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले कर लें, ए का सी के साथ अलग से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें और उन दोनों के रिजल्ट का यूनियन करेंगे। ठीक, सेम प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए लगेगी जी। सॉरी, सेम प्रॉपर्टी इनके सब्ट्रैक्शन के लिए भी लग जाएगी। एंड फोर्थ जो है वो एक इन जनरल प्रॉपर्टी है। इन जनरल A cross B is not equals to B cross A. If A cross B is equals to B cross A, this means A is equals to B. Yes, sir. Yes, sir. कि अगर आप किसी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये चीज मैटर करेगी कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए पहले लिखा गया है या बी पहले लिखा गया है। तो नॉर्मली हमारा क्या होगा कि अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे और उसकी बजाय बी क्रॉस ए करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अलग मिलेंगे। आप सिंपली इस चीज से जान सकते हो कि जैसे मैंने ये सिंपल वाला ये एग्जांपल लिया कि भी सेट ए ये है, ए क्रॉस बी किया तो ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स आए। अगर मैं यहीं पे बी क्रॉस ए करता तो क्या आता जी, जो बी के एलिमेंट्स होते वो पहले आते जी और जो ए के एलिमेंट्स है वो बाद में आते। ऐसे बन के आते हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। और अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर की ये डेफिनेशन पढ़ी है कि भाई किसी दो ऑर्डर्ड पेयर को बराबर तभी बोला जाएगा जब दोनों के फर्स्ट वाले एलिमेंट आपस में बराबर, दोनों के सेकंड वाले एलिमेंट बराबर हो आपस में। अब क्या मैं 1, a और a, 1 को बराबर बोल सकता हूं? ये तो नहीं बोले जा सकते, तो नहीं बोले जा सकते ना। अब यहां पे आप ये मत सोचो कि अगर मैं ए की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो बराबर हो जाएगा, वो तो फिर वो एलिमेंट नहीं रहा। यहां पे जो ए है वो एक एलिमेंट है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है बट वो एक एलिमेंट का काम कर रहा है। ओके, तो ए और 1 को आप अलग अलग ही बोलोगे। ओके, तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में है ना नॉर्मली बराबर होते नहीं है, और अगर इन्हें बराबर होना है तो ये ऐसा सिर्फ तभी होगा अगर दोनों सेट ही बराबर हो जाए, मतलब दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाए। ओके, आगे चले। अब ये जो बेसिक थ्योरी है रिलेशंस के पहले वो हमने पढ़ी है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे रिलेशंस की। रिलेशंस है क्या, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस। जो भी आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो उसका सबसेट होता है जी रिलेशन, उसका सबसेट होता है रिलेशन। ठीक, और यहां पे मतलब जैसे कि यही वाला एग्जांपल हम लोग लेके चल सकते हैं कि मान लीजिए ए क्रॉस बी आपका 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C बन के आया, तो अगर मैं इसका कोई भी एक सबसेट कंसीडर कर लूं, मान लो मैंने दो सबसेट ले लिए 1A एंड 1B, तो ये अगर मैं 1A 1B के दो ऑर्डर पेयर्स में ये सिलेक्ट कर लूं
तो ये अल्टीमेटली एक ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस बी से बना है, ए क्रॉस बी का रिलेशन है जी, ठीक। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर if A cross B has k ordered pairs, then number of number of relations of A cross B will be कितने होंगे? पीएनसी लगेगी, सोच के बताइए सब लोग। यहां पे 9 थे जी, पहले चलो 9 के बारे में बता दीजिए कि इसमें कितने रिलेशंस आपके बनेंगे। इन शॉर्ट आपके कितने सबसेट्स बनेंगे जी? 9C1 plus 2 plus 9C3 अब 2 चलता जाए। 2 raised to power 9 2 raised to power 9 आ जाएगा सर, 2 raised to the power 9 आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। देखिए ये जो 2 रेज टू पावर 9 आंसर आ रहा है, इसको रिलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो जो मन्यत आप बता रहे थे वैसा ही है कुछ, कि अगर मुझे ए क्रॉस बी का सबसेट लेना है तो सबसेट के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं एक भी ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट ना करूं, मतलब एम्प्टी सेट भी जो होता है वो सबसेट होता है, राइट। तो दैट इज 9C0, मतलब ये जो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे लिए अवेलेबल है उनमें से एक भी सिलेक्ट नहीं करना है, दैट मींस 9C0। एक केस ये है कि भाई मैं इन 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से कोई एक ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट कर लूं तो वो भी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो उसके कितने तरीके हैं जी? 9C1 है। एक केस है कि भाई मैं इसमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट कर लूं तो उसके कितने तरीके हैं जी? 9C2 तरीके हैं जी। एक 3 ऑर्डर पेयर सिलेक्ट कर लो तो 9C3। तो ऐसे करके हम लोग चलते जाएंगे 9C0, 9C1, 9C2, 9C3 टिल 9C9, और उन सबका टोटल सम जो होता है वो 2 रेज़ टू पावर n होता है। दूसरा सिर्फ पीसीएस से कर सकते हैं, एक एलिमेंट सिलेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहला तरीका है इस चीज को रिलेट करने का। दूसरा तरीका क्या है इस चीज को रिलेट करने का, कि आप क्या करेंगे, हर एक ऑर्डर पेयर के पास जाएंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे। मान लीजिए आप 1, A ऑर्डर पेयर के ऊपर गए, आपके पास उस 1, A ऑर्डर पेयर के ऊपर वर्क करने के 2 ऑप्शन है जी। या तो आप उसे जो रिलेशन आपने बनाना है उसमें आप उसे रख सकते हो या फिर उसे बाहर निकाल सकते हो। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर पे आपने एक टास्क परफॉर्म करना है कि या तो आप उसे गिवन रिलेशन में पुट कर दें या फिर आप उसे वहां से बाहर निकाल दें। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के ऊपर टास्क परफॉर्म करने के आपके पास कितने तरीके हो गए जी? 2। सेम तरीके से आपने सेकेंड ऑर्डर पेयर के ऊपर भी तो टास्क परफॉर्म करना है, या तो आप उसे रिलेशन में पुट कर दें या फिर बाहर रहने दें। तो उसके ऊपर भी 2 तरीके हैं जी। थर्ड के लिए भी 2 तरीके हो जाएंगे, फोर्थ के लिए भी 2 तरीके हैं, ऐसे करके 9 के 9 के लिए 2 तरीके हैं जी। और सबके ऊपर टास्क परफॉर्म करना है। एंड का कंडीशन लग रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो करना है ना, चाहे बाहर निकाला जाए चाहे रिलेशन में रख दिया जाए, तो कुछ ना कुछ तो टास्क परफॉर्म करना है। तो एंड का कंडीशन लग रहा है, तो 2 × 2 × 2 ऐसे करके वो 9 टाइम्स है तो 2 की पावर 9 हो गया जी। तो इस चीज को जनरलाइज करने का ये तरीका होता है। तो अगर आपके पास k ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, अब फिर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे जी? 2 की पावर k। यस सर। और यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इफ A has m elements and B has n elements,
then the number of relations of A cross B will be. Now की पावर है मैन mn 4 is 2 की पावर है मैन पावर है मैन 2 की पावर m। अगर आपको A में m एलिमेंट्स दिए हैं, B में n एलिमेंट्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे? mn हो जाएंगे। और फिर जब सबसेट्स की बात आएगी तो फिर वो 2 raised to power mn हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, आगे चलें। इसमें जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा सबसेट्स के लिए, सॉरी रिलेशंस के लिए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेट में जो आप पढ़ते हो वैसा ही कुछ है। एक होता है जी रोस्टर फॉर्म, जिसमें जो रिलेशंस आप लिखते हो वो प्रॉपरली नंबरों की हेल्प से लिख देते हो, सीधा सीधा जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जी, मान लीजिए ये वाला रिलेशन लिखना है, बकायदा मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर है सीधा सीधा वो लिख दो। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि आप इसको एक प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखते हो। लाइक मैं इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि भी x, y वेयर कॉलन लगा के उसके बाद ऑटोमेटिकली जो मैं आगे की चीज लिखता हूं वो कंडीशन ही होती है, वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x मैं इस तरीके से लिख दूं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट में तो ये अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो मैंने इसी रिलेशन को इस तरीके मतलब एक प्रॉपर्टी की हेल्प से लिख दिया है। तो मैंने सीधा सीधा ऑर्डर पेयर लिखने की बजाय उनमें जो कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है उसकी हेल्प से उसे लिख दिया गया है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो जो रोस्टर फॉर्म है वो बेटा अगर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तब उसके लिए रोस्टर फॉर्म काम में आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इनफाइनाइट में है तो उस केस में फिर रोस्टर फॉर्म काम में आता नहीं है, उसके लिए ज्यादा बेटर फिर हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग डॉट 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 करके लिख लेते हैं जरूर, लेकिन ज्यादा बेटर अगर कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो सेट बिल्डर फॉर्म फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कितना क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। देखिए, इसको समझने के लिए वापिस से वो एग्जांपल ही ले लेते हैं। मान लीजिए सेट ए आपका है 1 2 3, सेट बी जो है वो आपका ABC है, तो A क्रॉस B तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, मैं उसको दोबारा से नहीं लिख रहा। तो मान लीजिए मैं एक रिलेशन लिखना चाह रहा हूं, लेट R बी ए रिलेशन ऑफ A क्रॉस B। अगर मैं R को A क्रॉस B का रिलेशन बोल रहा हूं तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है कि भाई R बी ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B है ना, तो A क्रॉस B का कोई भी एक सबसेट आपने लेना है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं R 1, A 2, C। मान लीजिए मैंने ये लिया। ठीक, तो इसकी अगर मैं डोमेन के बारे में बात करूं तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी,
इसकी कोडोमेन क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी कोडोमेन क्या होगी? बताइए। रेंज तो जो ये सारे आउटपुट्स आ रहेंगे रिलेशन के, रेंज बेटा ए और सी है, कोडोमेन एबीसी आई। कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी हो जाता है, और जो डोमेन है वो 1,2 है। कि जो रिलेशन आप कंसीडर कर रहे हो उसके जो पहले वाले एलिमेंट है, जैसे आप फंक्शंस में बात करते हो वैसा ही कुछ यहां पे भी है, कि जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं जो इनपुट वाले हैं ना, वहां पे फंक्शंस में हम लोग इनपुट वर्ड यूज कर लेते हैं, तो यहां पे भी जो आप ए क्रॉस बी लिखते हो, तो ए क्रॉस बी में जो ए है वो ऑटोमेटिकली आपका इनपुट वाले एलिमेंट की तरह काम करता है, जो बी वाले एलिमेंट होते हैं वो आपके आउटपुट वाले एलिमेंट का काम करते हैं जी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपका डोमेन बनेंगे, जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं वो आपकी रेंज बनेंगे, और कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी बनेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेंज को डोमेन एंड कोडोमेन। यहां तक समझ में आया है? सर डोमेन का मतलब तो वो नहीं होता कि वो फंक्शन जो नया बना है वो कौन कौन से इनपुट पे डिफाइन है, तो ये जो रिलेशन बनेगा ये तो 1 2 3 पे डिफाइन हो सकता है? हो सकता है नहीं। देखिए, जब आप फंक्शंस में बात करते हैं तो फंक्शंस में क्या होता है कि भी जो भी आपका सेट ए वाला एलिमेंट है उसके लिए कुछ ना कुछ इमेज मिलनी जरूरी है, मतलब Yes, sir. किसी ना किसी एक के साथ रिलेशन होना जरूरी हो जाता है, तभी वो फंक्शन बनता है। लेकिन रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है तो उस केस में फिर अगर आपका कोई एक एलिमेंट छूट भी गया है सेट ए का, तो फिर आप उसे डोमेन में काउंट नहीं करेंगे। आर का तो उससे कोई लिंक नहीं है ना, अच्छा ठीक है सर, समझ गया। आर का तो 3 के साथ कोई लिंक नहीं है, लिंक तो ए क्रॉस बी का है। ओके सर। ठीक है, इतना क्लियर सबको? यस सर। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों की जो 11th वाली थ्योरी है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। सर इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक की थ्योरी हमने करी है उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर ही क्वेश्चन होता है ज्यादातर, कि इसमें अगर आपके इतने एलिमेंट्स है, इसमें इतने एलिमेंट्स है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। पूरी की पूरी थ्योरी में मोटा मोटा अगर जेईई मेंस में देखा जाएगा तो यही एक क्वेश्चन बन सकता है। ये जो आपने थर्ड प्रॉपर्टी लिखवाई थी ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, तो इसमें बी माइनस सी एक सेट होगा, वहां से ऑर्डर्ड पेयर तो आ जाएंगे, बट ऑर्डर्ड पेयर में से माइनस कैसे देखते हैं दूसरे ऑर्डर पेयर को? आप सेट में से एक सेट में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो? उसके एलिमेंट्स को माइनस के, वैसे इसमें जो मतलब एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो हटा देते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होंगे वो आप उन्हें हटा लोगे। ठीक है सर। मतलब जो पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर सेम होगा, है ना। मान लीजिए वो सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। है ना। ओके बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो चीजें हमने रिलेशंस की पढ़ी हैं ये है बेटा 11th की पार्ट। अब हम लोग चलते हैं जी 12th वाला पोर्शन में, जिसपे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। जो आपका कंपटीशन में ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो
ट्वेल्थ वाले पोर्शन से रहता है, उसमें भी मैं आगे जाके थ्योरी में हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि कौन सा वाला सेगमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या है, देखिए जब हम लोग यहाँ पे रिलेशंस की बात करते हैं तो इसमें हमेशा हम लोग एक सिंगल सेट ही ले लेते हैं, मतलब जो भी हम लोग इसमें बात करते हैं टाइप्स की, वो एक सिंगल सेट के कॉरस्पॉन्डिंग ही होती है। लेट आर बी ए रिलेशन ऑफ सेट ए। देखिए जब मैं इसको अकेला एक सेट ए का ही रिलेशन लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि फिर इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर तो होने ही है, रिलेशन तो बिना ऑर्डर्ड पेयर के काम ही नहीं होता जी। अगर मैं लिख रहा हूं कि आर बी ए रिलेशन ऑफ सेट ए, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है कि इट इज ए रिलेशन ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, इट इज ए रिलेशन ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब आपको ए की जो सेट ए दिया गया है, आप उसी का उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उससे जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, जो रिलेशन आर है उसका एक सबसेट है जी। तो जब आपको लिखा जाता है आर बी ए रिलेशन ऑफ सेट ए, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है कि भाई आप ए क्रॉस ए का कोई सबसेट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं रिलेशंस की, जो जिसमें सबसे पहले है जी वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन, या नल भी बोल देते हैं। इसका मतलब तो समझते हो कि उस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं, कोई ऑर्डर्ड पे आर इज इक्वल्स टू 5। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन जी, इसमें क्या होगा, आर बेसिकली किसके बराबर होगा, ए क्रॉस ए के बराबर ही हो जाएगा। मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ए और ए का ए के साथ मिला है, वो पूरा का पूरा, उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे आप एक रिलेशन में सिलेक्ट कर लें, तो वो जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, राइट। ऐसा ही होता है ना यूनिवर्सल, तो जिसमें सारे के सारे जो भी पॉसिबल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हम लोग उसमें कंसीडर कर लें। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स उस रिलेशन में कंसीडर हो जाएंगे। अब आता है बात इंपॉर्टेंट चीजों की, जिसमें सबसे पहले बात होगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोला जाता है? देखिए इसको समझने के लिए हम लोग बेटर है एक एग्जांपल पहले ही कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए सेट ए है जी 1 2 3, तो अगर मैं ए क्रॉस ए करूंगा तो उसमें जो भी ऑर्डर पेयर्स आपको मिलेंगे वो आप अपने माइंड में सोच लीजिए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए का जो भी ऑर्डर पेयर्स बनेगा जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा जी। अब इस एग्जांपल के रिस्पेक्ट में मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलूंगा? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज कि जो रिलेशन आर होना चाहिए दैट शुड बी ए कॉमा ए कॉलन ए बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये जो इसका मतलब, ये जो एग्जांपल ले रहा हूं बेटा सुन लीजिए, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ए सेट जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स लिए हैं, तो जब आप इसका ए क्रॉस ए कैलकुलेट करोगे तो इसमें क्या क्या ऑर्डर पेयर्स होंगे? 1,1 भी होगा, 1,2 भी होगा, 1,3 भी होगा, ऐसे करके 2,2 भी होगा जी, 2,3 भी होगा, 3,3 भी होगा, तो टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा अगर इसमें 1,1 और 2,2 2,2
और 3,3 ये जरूर प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब जो भी एलिमेंट खुद के साथ कनेक्ट हुआ है, 1 1 के साथ कनेक्ट हुआ हो, 2 2 के साथ कनेक्ट हुआ है, 3 3 के साथ कनेक्ट हुआ है, इनका आपस में जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो जरूर प्रेजेंट हो जाए। इसके अलावा क्या ऑर्डर्ड पेयर है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर प्रेजेंट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है जी। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जी। इसका मीनिंग अब समझ में आ रहा है? ए कॉमा ए, जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए वो ए कॉमा ए, मतलब जो पहला एलिमेंट है कॉमा के बाद में भी वही एलिमेंट होना चाहिए। तो उस टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, और यहां पे लिखा है फॉर ऑल ए, ये जो स्मॉल ए है ये कैपिटल ए के हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 3,3 नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये वाला लिया है जी, सिर्फ इतना कंसीडर किया है, क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूं? नो सर, इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं वो ए कॉमा ए तो है, लेकिन वो फॉर ऑल नहीं कंसीडर, फॉर ऑल नहीं सेटिस्फाई कर रही। सेट ए में अभी भी एक एलिमेंट 3 बचा हुआ है जिसका ऑर्डर्ड पेयर 3,3 बनता है, वो इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। सबको ये डेफिनेशन समझ में आई है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की? हाँ जी, आगे चले। सर लास्ट वाली चीज प्लीज दोबारा से बता दो। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपका सिर्फ ये एक रिलेशन लिया है कि 1,1 और 2,2 वाले ऑर्डर्ड पेयर ही सिलेक्ट किया है, तो क्या आप इसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कारण क्या है कि ये जो डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है उसमें मैंने यहां पे लिखा है फॉर ऑल, है ना, इसका मतलब फॉर ऑल होता है ना। तो फॉर ऑल मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है जी? 1 2 एंड 3। तो 1 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा विच इज 1,1, 2 का 2 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2,2, 3 का भी बनेगा 3,3। तो उन तीनों का प्रेजेंट होना जरूरी है फॉर रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव। अगर कोई 2 प्रेजेंट है तब आप उसे रिफ्लेक्सिव नहीं बोलोगे, तीनों के तीनों का प्रेजेंट होना जरूरी है जी। ओके सर, थैंक यू सर। इसके अलावा क्या है उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। दैट मींस यहां पे अगर मैं एक चौथा सेट ले लूं, चौथा ऑर्डर्ड पेयर ले लूं 1,2, तब भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। तो इसके एक्स्ट्रा और क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है जी, तब भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा जी। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं जी, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोला जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक होने के लिए बी कॉमा ए का प्रेजेंट होना जरूरी है। इफ a comma b is present, then b comma a should be present. इसका मतलब यह है कि अगर a कॉमा b है ही नहीं तो फिर b कॉमा a की बात नहीं आएगी। जैसे कि अगर यही वाला जो एग्जांपल मैंने लिया है ए सेट इज 1 2 3, इसी का ए क्रॉस ए लिख लूंगा तो उसे 9 ऑर्डर पेयर्स आपको मिल जाएंगे, उसी का एक सबसेट लेना है मैंने। तो मान लीजिए मैं लिखता हूं कि भाई एक तो 1,1 का ऑर्डर पेयर तो ले ही लिया, वो तो अलग बात है, और साथ में मैंने ले लिया एक 1,2। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? क्या ये सिमेट्रिक होगा? यहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर 1,2 प्रेजेंट है जी। तो अगर 1,2 प्रेजेंट है
तो सिमेट्रिक होने के लिए उसका उल्टा, उसका रिवर्स, दैट इज 2,1 वो प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये क्या क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक है जी। अब यहां पे आप देखो कि 1,3 तो है ही नहीं ना, तो जब 1,3 नहीं है तो 3,1 के बारे में बात क्यों होगी? तो अगर एक मतलब इस टाइप में अगर A, B में अगर कोई एक ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स होना जरूरी है। ठीक है। हाँ, अब यहीं पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई 3,1 प्रेजेंट है और 2,2 प्रेजेंट है, क्या ये सिमेट्रिक है? No, sir. ये भी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर 3,1 प्रेजेंट है तो उसका उल्टा 1,3 बनेगा ना, तो फिर उसका प्रेजेंट होना जरूरी है ना। मतलब इस चीज से कोई नहीं है कि भी पहले वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, दूसरे वाला बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधी सीधी बात ये है कि अगर एक ऑर्डर पेयर A, B प्रेजेंट है तो B, A का प्रेजेंट होना जरूरी है जी। ओके। अगर एक भी नहीं प्रेजेंट तो दूसरा फिर ऑटोमेटिकली कैसे ही बात करेंगे। तो A, B और B, A या तो दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे या दोनों एक साथ बाहर होंगे, इन शॉर्ट, तब वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। हाँ जी, सबको समझ में आ गया सिमेट्रिक रिलेशन? सर हाँ जी। सर हम सिमेट्रिक रिलेशन में ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर आर को हम ऐसे मतलब रिवर्स करके लिखे और वो इक्वल होने चाहिए दोनों। रिवर्स करके लिखने का तो क्या ही मतलब बेटा, किसी भी सर जैसे इनवर्स और आर इक्वल होंगे हमेशा। कह सकते हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग के तौर पे कह सकते हो आप उसको। मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरी जगह पे लेके चले गए और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले पे ले गया, आप उसका इनवर्स निकालना चाह रहे हो, है ना? जैसे sir. तो फंक्शंस में बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, वैसा है ना कुछ। यस सर। बोल सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकते हो, लेकिन ऑल्दो उसका कोई मीनिंग नहीं है सच। ओके ओके सर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है? अगर A, B ऑर्डर पे प्रेजेंट है जी, B, C प्रेजेंट है, तब A, C का प्रेजेंट होना जरूरी है। इफ A, B and B, C are present, then A, C should present. अब इसी एग्जांपल में बात कर लेते हैं। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? नो सर। No, sir. 1,2 प्रेजेंट है जी, 2,3 प्रेजेंट है। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो 1,3 का प्रेजेंट होना जरूरी था। A, Yes, yes, sir. यहाँ पे नहीं है जी, तो इस वजह से ये वाला तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रहा। तो ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, राइट? अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 2,1। क्या ये ट्रांजिटिव है? यस सर। यस सर। ये ट्रांजिटिव है, राइट? 1,2, 2,3, 1,3 ये तो है ही। अब 2,1 है जी, 2,1 तो अगर 2,1 लेंगे तो 1,2 इसका तो रिवर्स ही हो गया। यहां पे आप A, B और B, C की बात करते हो, तो 2,1 और 1,3 यहां पे है ना? तो 2,1 है तो फिर 1,3 है, तो मतलब 2,3 का प्रेजेंट होना जरूरी है, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट।
तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। 1,1 होना चाहिए, जैसे 1,2 है 2,1, तो 1,1 होना चाहिए या नहीं नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं होता। ओके सर। सर ये वाला सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक कैसे होगा? 2,3 है तो 3,2 तो नहीं है ना। 3, हाँ ठीक है सर। एक सेकेंड, 1,1 का आपने जो डाउट पूछा है वो बात तो ठीक है वैसे मेरे हिसाब से। इसको देखता हूँ। टू कॉमा 1,2 सर अगर सी को 1,1 और 2,2 दोनों ही होने चाहिए थे, इसका तो कोई लिंक नहीं होता। टू कॉमा टू ट्रांजिटिव होना चाहिए नहीं वैसे, क्योंकि ए और सी की कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि दोनों को अलग अलग होना चाहिए, तो इसको भी ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा बेटा, ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। रीजन है कि भाई 2,1 है, 1,2 है, तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2,2। सिमिलरली अगर मैं 1,2 लेता हूँ और 2,1 ले लेता हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1,1, ये दोनों का प्रेजेंट होना भी तो जरूरी था। और इसमें ए और सी के कोई अलग अलग होने की कोई कंडीशन तो होती नहीं है, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, सॉरी। ऐसे है, ऐसे तो ये दोनों भी मतलब बाद में प्रेजेंट हो जाते, फिर 3,2 का आ जाता, वो भी होना चाहिए। तो मतलब ऐसे तो कभी नहीं बन सकते एक तरह से। मतलब जो देखिए कभी बन नहीं सकता का कोई मीनिंग नहीं होता, जो आपको सामने दिया गया आप उसके बारे में बात करते हो। अब ऐसे तो ये बन गया ना इसमें, यस सर। ठीक है ना, तो वो तो जो दिया गया है सामने आप सिर्फ उसके बारे में बात करोगे, ठीक है। तो बनने को बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रांजिटिव बनने के, तो जितने ये 4 एलिमेंट दे दिए गए, अब उसके बारे में देखा जाए कि अगर इन चारों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें फिर ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या क्या और चीज और ऑर्डर्ड पेयर्स की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो बात आपकी सही है कि भाई हमें ये भी डालना पड़ जाएगा, ये भी डालना पड़ेगा। अब इसको अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो ये भी डालना पड़ जाएगा, तो वो बात ठीक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? यस सर। ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। देखिए आप लोग, मैं इसको है ना स्पेसिफिक क्यों बोल रहा हूं कि जो हमारी जो कंडीशन है ना वो ये है कि A, B एंड B, C आर प्रेजेंट। अब यहां पे बेटा सिर्फ और सिर्फ A, B ही प्रेजेंट है, B, C तो है ही नहीं।
जब बी कॉमा सी नहीं है तो फिर ए कॉमा सी के कंडीशन की बात ही नहीं आएगी। अगर ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा सी भी है, तब जाके ए कॉमा सी के प्रेजेंट होने की कंडीशन लगेगी। अगर सिर्फ और सिर्फ ए कॉमा बी ही प्रेजेंट है, बी और बी कॉमा सी है ही नहीं, तो कंडीशन भी नहीं लगेगी। जब वो कंडीशन नहीं लगेगी तो फिर जो बचा हुआ जो आपका ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आपका ट्रांजिटिव भी बन के आएगा जी। तो ये कंडीशन सिर्फ तब लगेगी जब आपके ए और बी और सी दोनों प्रेजेंट है। ओके, हाँ जी, सबको समझ में आया है ट्रांजिटिव का? सबको ट्रांजिटिव का मीनिंग समझ में आ गया है? यस सर। इसी से नोट के फॉर्म में लिखवा दोगे ये वाला इस पॉइंट? बेटा इसी को आप नोट वर्ड यहीं पे लिख दो। और इन सबका जो कंबाइंड है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इन सबका जो कंबाइंड है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों होगा तब वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। अगर तीनों में से कोई एक चीज फिट ना हुई तो वो इक्विवेलेंस नहीं रहेगी। तो ये है जी टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और ये आपके 12th की थ्योरी है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही चारों हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। अब इसी डेफिनेशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। पहले जब 30 क्वेश्चन होता था तब तो इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता था इस चीज के ऊपर। रिलेशंस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चार चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं तो अब किसी सेट में आ भी जाता है, कई बार किसी सेट में हो सकता है ना भी आए, है ना, लेकिन तब भी रहेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही। अब क्वेश्चन कैसा होता है वो भी हम लोग देखेंगे, दो तीन क्वेश्चन भी हम लोग करके देखेंगे। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपको कोई भी एक रिलेशन दे दिया गया होगा, या तो उसमें ऑप्शन में लिखा होगा, ऑप्शन ए डाल दिया ये रिफ्लेक्सिव है जी, सिमेट्रिक है जी, ट्रांजिटिव है जी, बी ऑप्शन डाल दिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सी ऑप्शन डाल दिया रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव टाइप। इस टाइप से ऑप्शंस में आपको दे दिया गया। या फिर आपको क्वेश्चन में ऊपर ही लिख दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको चारों ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। चारों ऑप्शन में आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया गया होता है। ओके, तो अल्टीमेटली डेफिनेशन आपकी जो हमने पढ़ी है बस ये आपकी अप्लाई होंगी। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसके ऊपर कैसा आता है।
करिए बेटा ऐसे प्रूव। पहले आप लोग थोड़ा सोचिए, फिर मैं इसको बताऊंगा। आपको एक रिलेशन दिया गया है R इन सेट Z। इन सेट Z का ऑटोमेटिक मीनिंग है कि भाई आप Z क्रॉस Z करेंगे और फिर Z क्रॉस Z से जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सबसेट आपने रिलेशन R बनाना है, जिसमें ये कंडीशन होल्ड हो रही है कि R इज इक्वल टू A कॉमा B, और इस A कॉमा B के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कैसे वाले लेने हैं, कॉलन लगा के उसकी कंडीशन लगा दी गई है कि 2 डिवाइड्स A माइनस BG। अब आप इसको थोड़ा करके देखो। डन सर। डन। सर हो गया। ओके, सर बट इसको लिखना नहीं समझ आ रहा, मतलब बोर्ड्स में लिखेंगे। कहाँ लिखना है ना, बोर्ड्स में भी अगर आपने लिखना है ना तो बस आप स्टेटमेंट नहीं लिख लेते हो कि पहले आप रिफ्लेक्सिव की बात कर लोगे, तो रिफ्लेक्सिव में आप लिखोगे कि भी A कॉमा A। तो A कॉमा A मतलब क्या कि भाई A 2 डिवाइड्स A कॉमा A मतलब A माइनस A। यस सर। ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि, और ये बात हर एक A के लिए वैलिड होगी फॉर ऑल दी A बिलोंग्स टू द इंटीजर। यस सर, हाँ जी। फिर आप ले लेंगे A कॉमा B। तो if A comma B is an even number, then B minus A is also। B minus A also, yes sir। तो फिर वहां से सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमिलरली है आगे, तो स्टेटमेंट वाइज आप वैसे लिखोगे, ठीक है। हाँ जी सर। बाकी ये टॉपिक होने दो, फिर मैं आपको थोड़ा बोर्ड्स के लिए अलग से भी बोलूंगा कि क्या क्या आपने करना है, ठीक? ओके सर। हाँ जी, सब लोगों का हो ही गया है, काफी है ना, काफी लोगों का हो ही गया होगा। यस क्या करना है इसको, आपने इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है कि भाई आपने इसके रिफ्लेक्सिव भी देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है क्या ये है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चीज जरूरी है? ए कॉलन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो भी A माइनस A, जो भी A माइनस A का ऑर्डर पेयर आप लेंगे वो एक जीरो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और जीरो वैल्यू हमेशा एक इवन ही कंसीडर होता है। तो जो 2 है वो 0 को डिवाइड कर देता है। तो सिंस 2 डिवाइड्स A minus A for all A belongs to integer, therefore R is reflexive। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में है कि अगर A कॉमा B है तो B कॉमा B कॉमा A भी होगा। तो उससे हम लोग ये क्या बोलेंगे कि अगर A comma B is an ordered pair in R, then A minus B
is divisible by 2. Yes, sir. Therefore, b minus a will also be divisible by 2. Yes, sir. Therefore, p comma a will also be present in सर ये समझ नहीं आया। बेटा अगर a कॉमा b, अगर a कॉमा b कोई भी एक ऑर्डर पेयर R में प्रेजेंट है, अगर है, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 1,3 ले लो। अगर 1,3 एक ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R में प्रेजेंट है ना 1,3? यस सर। कि आप 1 माइनस 3 कैलकुलेट कर रहे होंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा और वो -2 से डिविजिबल है। ओके, तो 1 माइनस 3 एक ऑर्डर पेयर ऐसा है जो कि इस रिलेशन R में प्रेजेंट है। तो अगर 1,3 इस रिलेशन में प्रेजेंट है तो 3,1 भी तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है सर, ठीक है, आगे सर समझ आ गया पूरा। ठीक है ना। अब इसमें आपको 2,3 के बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2,3 खुद ही नहीं प्रेजेंट है, तो फिर 3,2 कैसे प्रेजेंट होगा जी, तो उसकी बात ही नहीं है। तो अगर कोई प्रेजेंट है, अगर कोई ऑर्डर पेयर मतलब a कॉमा b अगर प्रेजेंट है रिलेशन R में, तो वो क्यों होगा प्रेजेंट? क्योंकि वो a माइनस b उसका डिविजिबल आ रहा होगा 2 का, तभी प्रेजेंट होगा। तो अगर a माइनस b डिविजिबल बाय 2 है, दैट मींस b माइनस a भी डिविजिबल बाय 2 हो ही जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव टाइम से भी। तो अगर b माइनस a उसका डिविजिबल बाय 2 है, तो फिर मतलब b कॉमा a भी तो प्रेजेंट होना चाहिए R में, क्योंकि R में तो वो सारे ऑर्डर पेयर्स काउंट होंगे जो कि जिसमें वो 2 के उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो 2 का डिविजिबल आ जाए। ओके, फिर ट्रांजिटिव की बात आती है जी। ट्रांजिटिव में क्या लिखोगे कि अगर a और b और c प्रेजेंट है तो a कॉमा c भी प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर a और b प्रेजेंट है जी, a एंड b एंड b एंड c आर प्रेजेंट, therefore a minus b is divisible by 2 and b minus c is also divisible by। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे खुद ही लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 है तो या तो दोनों a और b दोनों ऑड होंगे या फिर दोनों इवन होंगे। मान लीजिए a और b दोनों ऑड है, तो अगर a और b ऑड है साथ में b माइनस सी भी डिविजिबल बाय 2 है, तो इसका मतलब b और c भी फिर दोनों है ना, जब a और b ऑड लीजिए तो c को फिर ऑड होना पड़ जाएगा। तो तीनों के तीनों ऑड हो गए। तो जब तीनों के तीनों ऑड हो गए हैं तब a माइनस सी भी क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय 2। और इसका उल्टा, अगर आप a और b को इवन नंबर ले लेते हो दोनों को, तो फिर c भी इवन नंबर होगा ताकि b माइनस सी डिविजिबल बाय 2 हो। उस केस में फिर से a और c दोनों के इवन नंबर हो गए हैं तो उनका भी सब्ट्रैक्शन डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको मतलब ये सारी स्टेटमेंट जो लॉजिक आप खुद से सोच के लिख रहे हो तो उनको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये बोल दोगे। अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 है, b माइनस सी डिविजिबल बाय 2 है, therefore a minus c will also be divisible by 2. That means a comma c will also be present in the given relation. ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ओके, समझ में आया है ये क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जी।
हाँ जी बेटा, करिए इसको। सर डन। ओके जी। सर हो गया सेकंड। हो गया सर। हो गया सर। हाँ जी बेटा, सेकंड डिस्कस कर लें। सेकंड डिस्कस कर लें। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि एक प्लेन कंसीडर कर लीजिए, उस प्लेन के अंदर लाई करने वाले जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है ना, उस एक्स वाई प्लेन को आप कंसीडर कर लो, उसमें जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इनफाइनाइट पॉसिबल है ना, तो जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं, अब उन सारे पॉसिबल ट्रायंगल्स का सेट आपको टीम दिया गया है। अब उन सारे पॉसिबल ट्रायंगल्स में से आपने एक रिलेशन आर बनाना है। जो रिलेशन आर किस वे से बनाया गया है कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स T1, T2 कंसीडर होगा, और उसमें T1 T2 में आपस में रिलेशन क्या होगा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो अब आपने ये प्रूव करना है कि भाई ये जो रिलेशन आर आपको मिलेगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसे प्रूव होगा? सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव देख लेंगे पहले। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। यस सर, T1 T2 T1 जो है वो T1 का ही कॉन्करेंट तो होगा ही ना। ये तो कॉन्करेंट होगा ही होगा। कॉन्करेंट मतलब इक्वल है, मतलब इक्वल एरिया एंड इक्वल साइड्स, तो ऑटोमेटिकली तो तीनों के तीनों साइड्स आपके बराबर हो जाए, तो एक जो ट्रायंगल है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ना, एक दूसरे को टोटली ओवरलैप तो हो जाएगा, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वो रिफ्लेक्सिव तो है ही इस ऑर्डर पेयर में, T1, T1 तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर T1, T2 ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है इस रिलेशन R में, तो इसका मतलब क्या होगा? T2 T1 में प्रेजेंट होगा। तो अगर T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है तभी वो ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या T2, T1 भी तो प्रेजेंट हो जाएगा। यस सर। तो अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, दैट मींस T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो दोनों सेम ही बातें हैं। अगर T1, T2 प्रेजेंट है तो T2, T1 ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाएगा। और सेम बात ट्रांजिटिव के लिए बोलोगे, अगर T1, T2 प्रेजेंट है, इसका मतलब T1 T2 कॉन्ग्रुएंट हो गए। T2, T3 प्रेजेंट है, इसका मतलब T2 और T3 कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो T1 और T3 भी T1 और T3 भी क्या हो गए जी? कॉन्ग्रुएंट। दैट मींस T1, T3 भी ऑर्डर पेयर जो आपको मिलेगा वो प्रेजेंट होगा इन द रिलेशन। तो स्टेटमेंट में भी आप है ना, जब आप अगर आप बोर्ड्स में लिख रहे हो तो ऐसा ही वर्डिंग्स में आपको लिखना पड़ेगा ये सॉल्यूशन, कोई कैलकुलेशन नहीं है। हाँ
हाँ जी, नेक्स्ट। डन सर। Done. Done, sir. डन सर। डन सर। हो गया है? यस सर। यस सर। इसमें रिफ्लेक्सिव की अगर बात करेंगे तो पैरेलल वो कोइंसाइड करता है एक लाइन। लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता। यस सर। तो मतलब L1, L1 ये वाला ऑर्डर पेयर तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि L2 अगर L1 है, L1, L2 एक ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा? L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L2, L1 भी क्या होगा? ऑर्डर पेयर वो भी प्रेजेंट। प्रेजेंट होगा। एंड थर्ड कंडीशन पैरेलल लाइन हो जाएगा। पैरेलल। अगर L1 L2 ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब L1 L2 परपेंडिकुलर है। L2 L3 अगर ये ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या? L2 L3 भी परपेंडिकुलर है। तो उस सिचुएशन में L1 L3 क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। जब L1 L3 पैरेलल हो गए, दैट मींस दे आर नॉट परपेंडिकुलर, तो L1 L3 ऑर्डर पेयर पे प्रेजेंट नहीं हो, तो ट्रांजिटिव मीनिंग। ओके, समझ में आया है? सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये बेटा रिलेशंस कंप्लीट हो गया है आप लोगों का। तो अब इसकी प्रैक्टिस के लिए एक तो आप एनसीईआरटी करेंगे। पहले हम लोग बात बोर्ड्स की कर लेते हैं। तो बोर्ड्स में तो सिर्फ ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ये 11th वाला पोर्शन तो आपका वैसे भी बोर्ड्स में तो रहेगा नहीं, तो सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन वाला जो सेगमेंट है वो आपका 12th बोर्ड्स में आएगा। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी कर लीजिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देख लीजिए। ये दोनों तीनों ही एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के, एक बार फिर से देख लेंगे, आपको थोड़ा लिखने का आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए तो आप एनसीईआरटी कर लीजिए। ठीक, पहली बात। कंपटीशन के लिए आपको ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा बुक्स में मिलता नहीं है। अगर आप सिंगेज वगैरह कहीं पे भी देखेंगे तो ये ना, ये वाला चैप्टर आपको कहीं मिलता नहीं है। तो कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर ही हेल्प करेगा। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप देख लीजिए इस चैप्टर के लिए, आपको कहीं और ज्यादा मिलेगा भी नहीं है ये चैप्टर। तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना, आप कहीं से भी नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर्स जो आपके पास अवेलेबल होगा, तो आप वहां से आप देखिए इनके क्वेश्चंस को, तो आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सर हाँ जी सर, जब मैंने मिड टर्म दिया था ना, वहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास का था कुछ क्वेश्चन, वो समझा सकते हो? इक्विवेलेंस क्लास। हाँ जी। ओके, अभी फिर बेटा टाइम हो गया है, तो एक काम करते हैं। वैसे तो इक्विवेलेंस क्लास इतना कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट चलिए आप कह रहे हो तो हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग कल ही करते हैं इसको, ठीक है? नो प्रॉब्लम सर। ठीक है ना? सर हाँ जी, जो बोर्ड्स के लिए उसमें जो एलपी चैप्टर से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स हटा दिया है, मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हटा दिए। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हटा ही दिए हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा नहीं तो एक दो करके देख लो, मतलब टू बी ऑन सेफ साइड। Yes. ज्यादा कोई हेडेक तो है नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक, तो इक्विवेलेंस क्लास जो है वो कभी क्वेश्चन देखा तो है नहीं यार, बट चलो आप कह रहे हो तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन कल की क्लास में करेंगे फिर। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे इक्विवेलेंस क्लास को, फिर कल की क्लास में हम लोगों ने क्या रखा होगा? डिस्कशन रखा होगा ना? यस सर, डिस्कशन है। हाँ, तो कल की क्लास में डिस्कशन भी है आप लोग, उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।